सोनू की नंदे सूरज को फोन करके ममता के खिलाफ उसके कान भर देते। तो एक दिन सूरज ने ममता को घर से निकाल दिया। वह बच्चियों को लेकर एक छोटे से घर में रहने लगी, जिसकी छत से पानी टपकता तो वह बच्चियों के ऊपर बोरी डाल देती। कुछ समय बाद सूरज वापस आया तो बहनों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जब बारात जाने लगी तो रास्ते में बारिश की फिसलन से सूरज के कपड़ों पर कीचड़ लग गया। तो उसके कपड़े साफ करने के लिए उसकी बहनें उसे वहां एक टूटे फूटे घर में ले गईं। तो सामने का दृश्य देखकर सूरज के पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां बोरी में टन टन फोन की घंटी बजे जा रही थी। नींद से आंखें मलते हुए सूरज ने मोबाइल उठाकर देखा। उसकी बड़ी बहन सोनू का फोन था। उसने फोन कान से लगा लिया। आज रविवार का दिन था, सोनू का आने का प्लान होगा, इसीलिए बता देना चाह रही होगी। सूरज जानता था। हेलो भाई, कैसे हैं आप? भाभी कहाँ है? कब से उनके नंबर पर फोन कर रही हूं, फोन नहीं उठा रही। लगता है जानबूझकर मेरी कॉल नहीं उठाती। सोनू ने आग लगाने वाले अंदाज में कहा। तो सूरज तुरंत उठ बैठा। अरे नहीं नहीं, वह घर पर नहीं, आज बाजार गई है, अपने कुछ कपड़े लाने थी। उससे कल रात ही मुझसे पैसे लिए हैं, सूरज ने हंसते हुए कहा। मगर दूसरी ओर सोनू जल भुन गई थी। बाजार बाजार, वो क्यों गई भाई? अभी अगले दिन तो उसने एक सूट खरीदा था। इतनी महंगाई में नए कपड़े बनाना आसान तो नहीं। वो क्यों आपकी कमाई उजाड़ने के पीछे पड़ी है? मेरी माँ ने तो भाभी को लगे बंदे पैसे दिया करे। इतना पैसा उनके हाथ में ना रखा करे, बाकी पैसे अपने पास जमा करे ताकि कोई चीज बना ले। आखिर में सोनू के स्वर में नाराजगी थी। सूरज ने सर झटक दिया। मगर सोनू तब तक ममता के बाजार जाने के खिलाफ बोलती रही, जब तक सूरज ने हामी नहीं भर ली थी कि अब वो पैसे उसे नहीं दिया करेगा। सोनू खुश हो गई। फोन रखने से पहले सोनू ने उसे बता दिया कि आज शाम को वो खाने पर आ रही है, तो भाभी से कहकर अच्छा सा खाना बनवा लीजिएगा। वो दरअसल भाई, पिछली बार भी भाभी ने सिर्फ बिरयानी और साथ में मीठा बनाया था। अब चावलों के साथ कुछ और खाने को ना हो तो मेरा तो पेट ही नहीं भरता। और मेरे पति तो बहुत ही बुरा मान रहे थे, इसलिए मैं आप प्लीज़ उनसे कहिए कि साथ में एक सब्जी और भी ना कुछ बना ले। आदेश देते हुए सोनू ने फ़ोन बंद कर दिया। सूरज ने यार से फ़ोन की ओर देखा। बहनें भी कितनी प्यारी होती है, माँ बाप के जाने के बाद बस भाइयों को ही लाड दिखाती हैं, सूरज ने कहा और उठ खड़ा हुआ। ये ममता भाभी अभी तक क्यों नहीं आई? सही कह रही थी सोनू, बहुत ही ज्यादा घर से बाहर घूमने लगी है, सूरज ने घड़ी में समय देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद ममता आ गई। उसके हाथ में 2-3 थैले थे और वह बहुत खुश नजर आ रही थी। मगर सूरज की तेवर चढ़ गई थी। ममता ने आते ही कहा, अरे आप उठ गए, नाश्ता बना दूं? आज छुट्टी थी ना, तो आप देर तक सो रहे थे, मैंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा। वह गैस पर चाय का पानी चढ़ाते हुए बोली। सूरज ने गुस्से में सर झटक दिया। रहने दो, मैंने खुद ही बनाकर चाय पी ली है। तुम्हें मेरी चिंता होती तो उस बाजार नहीं जाती। पता नहीं है कि सप्ताह में एक ही छुट्टी होती है मेरी, इसमें भी तुम्हें अपनी शॉपिंग की पड़ गई। सूरज अचानक से बोला तो ममता ने हैरत से मुड़कर उसे देखा। कल रात उसने खुद ही तो ममता को पैसे दिए थे और साथ ही ममता को कहा भी था कि वह जाकर अपने कपड़े खरीद लाए। ममता खामोश सी रह गई थी। रात को अच्छा खासा खाना बना लेना, सोनू लोग खाने पर आएंगे, सूरज ने बताया तो वॉशरूम में जा घुसा। ममता का दिल सुलग कर रह गई। सोनू की बातों से उसे बहुत उलझन सी होती थी। वह जब भी आती कुरेद कुरेद कर उसके और सूरज के आपस के रिश्ते के बारे में ही पूछती रहती। आज भी उसने आना था। ममता ने सिर झटका और जल्दी से रात के खाने की तैयारी करने लगी। शाम होते ही सोनू अपने पति और 3 बच्चों समेत आदम की। मगर सिर्फ यही नहीं, वह आते हुए अपनी दोनों छोटी शादीशुदा बहनों को भी साथ ले आईं। और समय तीनों फैमिली लाउंज में बैठी जोर जोर से हंसी मजाक कर रही थी। उनके बच्चों ने पूरे घर में उधम मचा रखा था। ममता की तीनों नंदों के बच्चे बहुत ही बदतमीज और शरारती थे। ममता किचन में खाना बनाते हुए बेहाल हो चुकी थी, मगर आखिरकार उसने सब लोगों का खाना तैयार कर ही लिया था। बिरयानी के साथ उसने चिकन के साथ में फिश फ्राई भी की थी। रायता, सलाद, मीठे की कई डिशेस बनाई थीं। लेकिन उसके बाद भी खाने के टेबल पर बैठते ही सोनू का मुंह बन गया। भाभी, चिकन क्यों बना लिया?
मेरे पति को तो चिकन खाते ही नहीं। आपको पता नहीं है क्या? वो तो सिर्फ मटन खाते हैं। अब तो वो भूखे रह जाएंगे और घर जाकर मुझे ही बातें सुननी पड़ेगी। सोनू आंखों में आंसू भर लाई। कुर्सी पर बैठता हुआ सूरज अचानक चौंक-सा गया। उसने गुस्से से ममता को देखा। यार, तुम मुझे कह देती, मैं तुम्हें मटन ला देता। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर चिकन क्यों बना लिया? अगर सोनू का पति नहीं खाता है तो? ममता हक्का बक्का सोनू की शक्ल देख रही थी। अभी पिछले सप्ताह दावत पर तो चिकन का पूरा बाउल उसका पति शरद चट कर गया था। ये अचानक एक हफ्ते में उसे क्या हो गया कि उसने चिकन खाना ही छोड़ दिया? ममता ने दबे दबे शब्दों में अपनी सफाई देने की कोशिश की, मगर सोनू ने सूरज के कानों में उसकी कोई बात नहीं पड़ने दी। सूरज अब सोनू को समझते हुए उसके सामने बिरयानी की प्लेट रख रहा था। चलो छोड़ो इसको, तुम ये खाओ, उसके बाद तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाऊंगा, वो प्यार से सोनू को कह रहा था। दोनों छोटी बहनें भी सूरज से यही कह रही थीं कि ममता भाभी ने चिकन क्यों बनाया है। वो लोग तो चिकन पसंद ही नहीं करती। ममता का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले, मगर कोई फायदा नहीं था। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे तो खामोशी से खाना भी आकर बैठ गई। ममता भी आकर बैठ गई। सब लोग खाना खाते रहे। जिस चिकन पर सबको बुरा लग रहा था, थोड़ी देर के बाद सब चट कर गए। बिरयानी, फिश फ्राई, हर चीज़ पूरी तरह साफ करने के बाद बीच में सोनू और उसकी दोनों छोटी बहनों ने ममता को कई बार उठाया। उन्हें इस तरह बैठकर खाना खाती हुई ममता अच्छी नहीं लग रही थी। कभी कहती, रोटी ठंडी हो गई है, दूसरी बना लाए। ममता रोटी बनाकर लाती तो वह पड़ी रहती, कोई ना खाता। तभी कहती, पानी का जग गर्म हो गया, ठंडा पानी भर लाए। वह ठंडा पानी लेने आती तो किसी बच्चे ने रायते का बाउल नीचे गिराया होता। उससे कहा जाता, दोबारा रायता ले आए। इस चक्कर के दौरान वह बेचारी खाना ही ना खा सकी। जब सब ने खाना खा लिया और वह आराम से टेबल पर बैठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि बर्तनों में सारा खाना खत्म हो चुका था। खाली प्लेटें उसको मुंह चढ़ा रही थी। चाय बनाने का आदेश देते हुए सोनू और उसकी दोनों छोटी बहनें लाउंज में जाकर बैठ चुकी थी। टीवी ऑन था, बच्चे पूरे घर में उधम मचा रहे थे। ममता की कमर दुखने लगी थी। एक तो पेट खाली था, सुबह से बनाते बनाते उसे सही से खाना भी नहीं नसीब हुआ था। चाय बनानी थी, बर्तन समेटकर किचन में रखने लगी। सारे बर्तन धोने थे। काम का सोचते ही ममता की आंखों में आंसू आने लगे। आज वह बाजार भी गई थी, इसलिए थकन ज्यादा थी। अभी वह चाय का पानी चूल्हे पर रख के सा रखने के साथ साथ बर्तन धो ही रही थी, जब अचानक छोटी नंद की बेटी किचन में आ गई। मामी मामी इधर आए, देखिए सारे बच्चों ने फ्रिज के अंदर से क्या निकाला है। वह शिकायत करती वहां से चली गई। ममता के अचानक कान खड़े हुए। कल ही तो सूरज की सैलरी आई थी और उन्होंने पूरे महीने का सामान लाकर रखा था। फ्रिज में भी काफी चीजें रखी थी। वह तुरंत भागती हुई बाहर आई। सामने लग रहा था कोई भूचाल आया हो। बच्चों ने फ्रिज का दरवाजा पूरा खोला हुआ था और अंदर से मक्खन, चॉकलेट, केचप निकाल निकाल कर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। एक छोटे बच्चे ने केचप का कैप खोलकर उसे पूरे फर्श पर गिरा दिया था। केचप से भरे हाथ सोफे और पर्दों पर लगा दिए थे। साथ ही तीनों बच्चे फ्रिज में से अंडे निकाल निकाल कर एक दूसरे को मार रहे थे। इतने समय में फ्रिज के सामने का हाल ऐसे हो गया जैसे कोई कचरे का डब्बा हो। ममता हक्का बक्का ये सब देखती रही। खाने की इतनी बर्बादी उससे सहन ना हुई। वह अचानक आगे बढ़ी और उसने सोनू के बड़े बेटे के मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया, जिसने हाथों में 2 अंडे उठाए थे और सामने अपनी बहन को मार रहा था। बच्चे ने पहले तो हैरत से मामी को देखा। खुद ममता को भी एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, मगर जब तक वह संभलती, बात हाथ से निकल चुकी थी। सोनू का बेटा गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता हुआ अपनी माँ के पास दौड़ा। मम्मी मम्मी, मामी ने मुझे मारा है, मुझे भूख लगी थी, मैं अंडा निकाल रहा था फ्रिज से, मामी ने मुझे मारा और बोला कि अंडे तुम लोगों के लिए नहीं है। सोनू का बेटा माँ की तरह साफ झूठ बोलते हुए उसे देख रहा था। ममता घबरा गई। सोनू ने बच्चे को चुप कराते हुए खून पी जाने वाली नज़रों से उठकर ममता को देखा था। ममता ने अपनी सफाई देने की कोशिश की और अचानक ही सोनू चिल्ला उठी, देख रहे हैं सूरज भाई, देखा आपने भाभी ने क्या किया है मेरे मासूम बेटे के साथ? अगर उसने एक अंडा निकाल ही लिया था तो बनाकर दे देती, इससे में कौन सी कमी आ जानी थी, मगर भाभी तो हमें बोझ समझती है।
अगर आज माँ और पिताजी जिंदा होते तो हमें इस घर में ऐसी बातें सुनने को ना मिलती। भाभी का तो बस ही नहीं चलता कि हम लोग आज के बाद इस घर में आए ही नहीं। सोनू ने अचानक ही बैठकर जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दिया। उसकी देखा देखी दोनों छोटी बहनें भी आंसू बहाने लगी। घर में अजीब सा माहौल बन गया। सूरज हक्का बक्का कभी अपनी बहनों को देखता और कभी पत्नी को। अचानक उसके चेहरे के तेज गुस्से के भाव दिखने लगे। वह पलटा और ममता पर चिल्ला पड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भांजे के ऊपर हाथ उठाने की? तुम्हारे बाप का घर है या तुम्हारे बाप ने सामान लाकर फ्रिज के अंदर रखा है जो तुम नखरे दिखा रही हो? यह मेरी बहनों का घर है और मेरी लाई हुई हर चीज़ पर मेरी बहनों का पूरा अधिकार है। जो और बच्चे जो कहते हैं उन्हें बना कर दो। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने मेरी बहनों और उनके बच्चों पर कोई सख्ती दिखाई, मैं उसी समय तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ममता हक्का बक्का सूरज का यह रूप देख रही थी। वह अक्सर बहनों के लिए उस पर गुस्सा करता था, मगर आज जिस तरह उसने ममता को घर से निकालने की बात की थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ममता अपने आंसू पीती वापस किचन में चली आई। बर्तन धोते समय वह लगातार रोती रही। चाय बनाकर वह लाउंज में सबके सामने रखने लगी तो हैरान रह गई। सब दोबारा से हंसी मजाक और बातों में बिजी थे। सोनू ने मुस्कुराती हुई नज़र ममता पर डाली। ममता वापस आकर फ्रिज के सामने फैलाया हुआ कचरा समेटने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ममता तुरंत पलटी। वह सोनू का पति शरद था, जो गहरी निगाहों से ममता को देख रहा था। ममता घबराकर उठ खड़ी हुई। उसने अपने पल्लू को सर पर डाल लिया। जीजाजी, आपको कुछ चाहिए था? घबराई हुई आवाज में ममता ने पूछा। शरद ने मुस्कुराकर नहीं में सर हिला दिया। सोनू तुम्हें बहुत तंग करती है ना? और सूरज को भी तुम्हारी चिंता नहीं है। बेवकूफ़ है वह। हीरा मिला है उसे और हीरा उसे वह यूं रुला रहा है। उसे तो तुम्हारी कद्र नहीं। शरद ने ममता के करीब खड़े होते हुए कहा। ममता घबराकर 2 कदम पीछे हटी। शरद की हरकत आज कुछ अजीब सी थी। ये क्या कह रहे हैं आप? शरद बोला। तुम बहुत सुंदर हो। सूरज के साथ तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। जितना रुपया पैसा वह कमाता है, मेरे पास तो उससे कहीं ज्यादा है। मैं सोनू से तंग आ चुका हूं। वो बहुत खराब औरत है। हर समय लड़ाई झगड़ा करके उसने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। ना तो वह बच्चों को कोई तमीज सिखाती है और ना ही उसके हाथ में तुम्हारे जैसा स्वाद है। मगर तुम तो कमाल हो। मैं कब से तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाह रहा था, मगर तुम मौका ही नहीं देती। शरद ने एकदम 1 कदम आगे बढ़ाकर ममता का हाथ पकड़ लिया। वह वहीं जमकर रह गई। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि अपना हाथ ही वापस खींच ले। फटी फटी आंखों से वह शरद को देख रही थी, जो सोनू का पति था। मगर इससे पहले कि उसके होठों से कोई शब्द निकलते, अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ी। यह क्या हो रहा है? वहां से दूर हटो शरद। यह सोनू की आवाज थी। ममता घबरा गई, उछलकर पलटी। वह फटी फटी आंखों से उसे और शरद को एक साथ खड़ा हुआ देख रही थी। ममता ने अपने हाथ को देखा, जो अभी तक शरद के हाथ में था। सोनू भी उसके हाथ को देख चुकी थी। ममता बौखलाकर 2 कदम पीछे हटी। तो मेरे पति के ऊपर डोरे डाल रही हो ना? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने शरद का हाथ पकड़ रखा था। चालाक औरत मेरा घर उजाड़ना चाहती है। पहले हमें भाई के घर आने पर बातें सुनाती और अब मेरे पति को हथियाना चाहती है। सोनू एकदम लपक कर आगे बढ़ी और उसने ममता को कंधों को दबोच लिया। डर के मारे ममता की रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। शरद खुद भी बौखला गया था। सोनू ने पलटकर शरद की ओर देखा। वह अचानक जोर से बोला, हाँ हाँ, इसी ने बुलाया था मुझे। इसने मुझे कहा था कि नीचे कांच टूटा पड़ा है, मैं उसे उठाने में इसकी मदद कर दूं। और मैं जैसे ही कांच उठाने लगा, इसने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि तुम तीनों बहनों ने इसका जीना हराम किया हुआ है। हर समय सूरज के कान भरती है, जिसकी वजह से सूरज के साथ नहीं रहना चाहती। परे, ये तो मुझे शादी का ऑफर भी कर रही थी। मुझे कह रही थी कि मैं सूरज को छोड़ देती हूँ और तुमसे शादी कर लेती हूँ। बस तुम सोनू को तलाक दे दो। शरद ने ऐसा पासा बदला, ममता का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कभी शरद को देखती और कभी सोनू को। और तभी उसका दुर्भाग्य, अंदर से सूरज बाहर निकल आया। यह क्या शोर हो रहा है? मगर इससे पहले कि ममता उसे कुछ बताती, सोनू लपक कर उसकी तरफ मुड़ी। मैं बताती हूं क्या शोर हो रहा है। सूरज भाई, आपकी पत्नी, ये चालाक पत्नी, मेरा पति हथियाना चाहती है।
देखिए शरद को वह बेचारे कितने शर्मिंदा अंदाज में खड़े हैं। उनका बस नहीं चल रहा कि शर्म के मारे जमीन में गिर जाएं। आपकी पत्नी ने इनका हाथ पकड़कर इनको शादी की ऑफर की और ये कहा है कि वह आपसे बहुत तंग आ गई हैं। आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है और आपकी शक्ल और सूरत भी अच्छी नहीं है। इसीलिए वह आपको आपसे तलाक लेकर शरद से शादी करना चाहती है। देखिए ये मेरा घर बर्बाद करना चाह रही है। सोनू अचानक रोते रोते सूरज से लिपट गई। सूरज ने गुस्से से ममता को देखा। ममता के होंठ फड़फड़ा रहे थे। वह अपनी सफाई देना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, मगर उसका दिल बैठने लगा। बाकी दोनों नंदे भी आकर ममता के खिलाफ बोलना शुरू हो गईं। सभी उसे बातें सुना रहे थे। खुद शरद चुपके से वहां से फरार हो गया था। सूरज हैरत भरी निगाहों से ममता को देखता रहा और फिर अचानक बोला, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है ना? मैं कम सूरत हूं और तुम सुंदर हो। मेरे साथ खुश नहीं हो तुम, जबकि मैंने तुम्हें दुनिया की हर खुशी दी। सूरज बोला तो उसकी आवाज में अजीब सा दुख था। साधारण सूरत के ताने तो वह बचपन से सुनता आया था। ममता ने नहीं में सिर हिलाया। नहीं सूरज, मेरी बातें सुने। मगर इससे पहले कि वह कुछ कहती, सूरज ने उससे कहा कि वह उसके घर से निकल जाए। वह उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। सूरज ने ये कहा तो माहौल में एकदम सन्नाटा सा छा गया। ममता फटी फटी आंखों से सूरज को देखने लगी, जो उसे ये कहने के बाद अब खुद भुरभुरी मिट्टी के ढेर की तरह लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। ममता की तीनों नंदे सामने खड़ी थीं। इनके उनके चेहरे पर कुछ देर पहले वाली घटना का कोई असर नहीं था। सोनू आराम से अपने झूठे आंसू साफ कर रही थी। चलो ममता, चलो ममता, भाई ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी है। तुम्हारा किस्सा खत्म। अब समेटो अपना सामान और निकलो हमारी जिंदगी से। बड़ी आई थी मेरे माँ बाप के घर पर कब्जा करने वाली। सोनू ने नफरत भरी निगाह ममता पर डाली और अंदर कमरे की ओर बढ़ गई। दोनों छोटी बहनें भी मुस्कुराती हुई अंदर जा रही थी। ममता खामोश खड़ी अपने घर को उजड़ता हुआ देख रही थी, और जब उसे समझ आया कि हुआ क्या है तो वह अचानक जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। ना जाने वह कितनी देर तक रोती रही, मगर आखिर कितनी देर तक वह यहाँ रह सकती थी। वह खामोशी से अंदर गई और छोटे से बैग में सामान भरने लगी। अपने कुछ कपड़े भरकर उसने बैग उठा बाहर निकल आई। उसने एक उदास भरी निगाह पलटकर वहां पर डाली जहां सूरज गया था। माँ बाप थे नहीं, ना कोई बहन भाई था। ममता थके थके कदमों से एक दिशा में चलती रही। उसे कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। रात गहरी हो रही थी कि वह किसके घर में शरण लेती। ना जाने वह कितनी देर तक चलती रही। वह शहरी आबादी से कच्ची आबादी में निकल आई, जहां उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी, जिसके अंदर कोई नहीं था। ममता थक चुकी थी। वह खामोशी से झोपड़ी में चली गई। वहां एक बूढ़ी औरत चारपाई पर लेटी थी। शायद उसके आगे पीछे कोई नहीं था। ममता ने खामोशी से उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताई और उसे अपनी माँ बना लिया, और उस झोपड़ी को अपना घर, और खामोशी से वही जिंदगी गुजारने लगी। कुछ दिन बाद ही बूढ़ी औरत का देहांत हो गया। अब सिर्फ ममता थी जो झोपड़ी में रहती थी। आसपास के घरों में काम करके इतने पैसे कमा लेती जिससे उसका गुजर बसर हो जाता था। मगर दिन महीनों में बदल रहे थे। वह रात की तन्हाई में अपने पेट पर हाथ रखकर रो पड़ती। वह सूरज के बच्चों को जन्म देने वाली थी, और यह बात सूरज नहीं जानता था। मगर उसने इतनी बड़ी खुशी की खबर सुने बगैर ही ममता को अपने घर से निकाल दिया था। ममता की तबीयत अब खराब रहने लग गई थी, मगर यूं कि सर पर कोई होता तो उसका ख्याल रखता। वह बेचारी जैसे तैसे घरों का काम करके कुछ पैसे ले आती। यूं ही 7 महीने गुजर गए। पिछले कुछ दिनों से ममता की तबीयत ज्यादा ही खराब थी। वह काम पर भी ना जा सकी थी। यूं ही अपनी टूटी फूटी चारपाई पर लेटी वह आंसू बहा रही थी। तभी अचानक उसे अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द की एक तेज लहर महसूस हुई। उसे अंदाजा था कि बच्चे की पैदाइश का समय पास है। वह गिरती पड़ती अपनी मालकिन के पास जा पहुंची, जिसके घर वह काम करती थी। मालकिन अच्छी औरत थी। उसने जो ममता की हालत देखी तो फौरन अपने ड्राइवर के साथ उसे लेकर अस्पताल जा पहुंची। तेज दर्द और पीड़ा से तड़पते हुए ममता ने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी को गोद में लेते ही ममता फूट फूट कर रो दी।
वह कैसी बदनसीब बेटी थी जिसके बाप ने उसकी शक्ल देखे बगैर ही उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। अस्पताल सरकारी था, इसलिए उसका कोई बिल ना था, मगर अस्पताल वालों ने 2 दिन बाद ही ममता को बेड खाली करने को कह दिया। खामोशी से अपनी बच्ची को उठाए, कांपते पैरों के साथ अपनी झोपड़ी में वापस आ गई। बहुत परेशान और कमजोर थी। खाने पीने के लिए ममता के पास कुछ ना था। वह पूरी रात डरती रहती कि कहीं झोपड़ी के कच्चे दरवाजे से कोई अंदर ना आ जाए, मगर बेटी को देखते हुए अपनी सारी परेशानियां भूल जाती थी। वह कभी कभी अपनी बच्ची से बातें करती और उसे बताती कि किस तरह उसके मंदों ने उसका घर उजाड़ा था। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी। दूसरी ओर सूरज के घर का अजीब हाल था। बहनें उसका घर उजाड़कर खुद तो अपने अपने घरों में हो गई थीं, मगर सूरज की जिंदगी वीरान हो गई। वह दिन रात सदमे में रहता। उसे विश्वास ना होता कि ममता ने उसे धोखा दिया, मगर जब वो शरद के हाथों में ममता का हाथ वाला दृश्य याद करता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। घर में धूल की परतें जमने लगी। खाने पीने के लिए सूरज को होटलों का सहारा पड़ा। बहनों के घर चला जाता तो वह खूब प्यार करती, मीठी मीठी बातें करती, मगर ना जाने क्यों उस दिन उनके घर में कहानी बना ही ना होता, खाना बना ही ना होता। बाहर से कुछ भी उल्टा सीधा लाकर सूरज के आगे रख दिया जाता। बाहर के खाने खा खाकर सूरज का पेट खराब होने लगा। तंग आकर उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहता है, ताकि कम से कम उसका घर संभालने वाला तो कोई हो। ऑफिस के लिए पहनने के लिए उसके पास कपड़े तक ना होते। वही घर जो ममता के रहते हर समय साफ सुथरा और चमकता हुआ रहता था, अब उसमें चारों ओर गंदगी बिखरी रहती। ना चाहते हुए भी सूरज को ममता की याद आती रहती। अरे सूरज भाई, आप क्यों इन घर के कामों के पीछे उस धोखेबाज और चरित्रहीन लड़की को याद करते हैं? हम आपके लिए उससे भी अच्छी लड़की ढूंढेंगे जो आपके घर को फिर से स्वर्ग बना देगी और आपके साथ वफादार भी होगी। वह सोनू ने सूरज को ममता को याद करने पर चिढ़कर कहा था। भूल जाए उसे, वह इस लायक नहीं थी। मैंने आपके लिए एक रिश्ता देखा है। लड़की थोड़ी गरीब परिवार से है, मगर लड़की बहुत सुशील है, सोनू ने बताया। और सच में रिश्ता तो वह देख भी आई थी। शहर से कुछ दूर कच्ची आबादी में उसने सूरज के लिए रिश्ता देखा था। लड़की गरीब परिवार की थी और यह बात सोनू को बहुत पसंद आई थी। गरीब घर की लड़कियां थोड़ा दबकर रहती है ना, हमारे सामने चूं तक नहीं करेगी, सोनू ने अपनी बहनों को बताया। शादी तय हुई और जल्दी वह लोग बारात लेकर लड़की के घर के लिए निकल पड़े। बारात क्या थी, बस एक गाड़ी में सूरज और उसकी तीनों बहनें थीं। इन तीनों के पति दूसरी गाड़ी में पीछे आ रहे थे। बारात के निकलते ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सामने रास्ता देखना भी कठिन हो रहा था। अचानक एक जगह जाकर गाड़ी का टायर कीचड़ में फंस गया। ये कच्चा इलाका था, रोड भी खराब था। सूरज झुंझला सा गया। वह नीचे उतर पर गाड़ी का टायर देखने लगा। वह कीचड़ में फंसा था। कार को धक्का लगाकर कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश में सूरज के कपड़ों पर काफी सारा कीचड़ लग गया। वह परेशान सा हो गया। ये उसकी शादी का सूट था। सोनू और छोटी बहनें भी गाड़ी से उतर आई थी। ओहो, भाई का तो सूट ही खराब हो गया, सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। वो लोग समझेंगे पता नहीं हम कितने जाहिल लोग हैं, सोनू ने मुंह बनाकर कहा। और तभी उसकी नजर सामने एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। अरे, यहां से पानी लेकर भाई के कपड़ों को साफ कर लेते हैं। सोनू लपक कर आगे बढ़ी। सूरज भी ना चाहते हुए उसके पीछे चल पड़ा। सोनू ने डर से झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसके पीछे से सूरज भी अंदर चला आया। उन्हें लगा था अंदर कोई बूढ़ा होगा, मगर सामने तो एक नन्ही सी बच्ची बैठी थी। 3 साल की उम्र की होगी। उसने सिर उठाकर सूरज को देखा। मम्मी पापा आए हैं, बच्ची के मुंह से अचानक निकला। सूरज सन्नाटे में रह गया और तभी उसकी नज़र चारपाई पर करवट लेकर लेटी उस औरत पर पड़ी जो बच्ची की आवाज़ पर मुड़कर देखने की कोशिश कर रही थी। लालटेन की मध्यम सी रोशनी में सूरज ने देखा, वह औरत कोई और नहीं बल्कि ममता थी। ममता लालटेन की हल्की रोशनी में सूरज को देखने की कोशिश कर रही थी। नीचे चटाई पर उसकी छोटी सी बेटी हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया लेकर खेल रही थी। मम्मी, देखें, ये फोटो वाले पापा हैं जो फोटो आपने मुझे दिखाई थी, बच्ची अपनी माँ से कह रही थी। सूरज ने ममता की ओर देखा। ममता ने लपक कर अपनी बेटी को अपनी गोद में ले लिया। अब क्यों आए हो यहाँ? क्या मेरी बेटी को भी मुझसे छीनने आए हो?
मेरे पास और कोई नहीं है सूरज। आपने मुझे घर से निकाल दिया। तब मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या आप मेरी बेटी को छीनने आए हैं? ममता की आंखों से आंसू बहने लगे। सोनू हक्का बक्का यह सब देख रही थी और तभी वह बोली, सूरज, ये तुम्हारी बेटी नहीं किसी और की होगी। इसकी बातों में मत आना। सोनू ने कहा, मगर सूरज घुटनों के बल ममता के पैरों में बैठ चुका था। वह उसे माफ़ी मांग रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो ममता। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे घर में जो खुशियाँ थी वह तुमसे थी। असली दोषी मेरी बहनें थीं, जिन्होंने तुम्हारे जाने के बाद कभी एक समय का खाना भी नहीं दिया। सूरज रोते हुए माफ़ी मांग रहा था। ममता खामोश बैठी थी। सूरज अचानक पलटा और उसने एक जोरदार थप्पड़ सोनू को दे मारा। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ था। निकल जाओ मेरी जिंदगी से तुम तीनों। वह सोनू को बाजू से पकड़े झोपड़ी से बाहर निकालने लगा। उसे कीचड़ में धक्का देते उसने नफरत भरी निगाह अपनी बहनों पर डाली। मगर अब गुजरा समय वापस नहीं आ सकता था। वह ममता को और अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आया। आदमी को अपनी पत्नी के मामले में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि किसी की बात पर भी विश्वास कर ले। यह बात अब सूरज को समझ आ चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ली।